लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और एक बार फिर से कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार से अवगत कराने की कोशिश में लग गए हैं। लगातार कर्मचारी अपनी समस्याओं को सरकार से बताने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को रूबरू करा रहे थे, जिसमें से कुछ समस्याओं का हल भी हुआ है और अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उनमें से एक है यूपीएसआरएलएम। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो लगातार हमारे समाज के लिए काम करता चला आ रहा है। लेकिन इन कर्मचारियों को कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, स्थानांतरण हो गया, वेतन वृद्धि हो गया। तो इन्हीं सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से योगेश उपाध्याय जी, वहीं यूपी एसआरएलएम से हमारे साथ योगेश मोगा जी। आप दोनों का ही हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश उपाध्याय जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। क्या कुछ समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी जिससे जूझ रहे हैं, लगातार सरकार को जिनसे अवगत कराते चले आ रहे हैं? जी, मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर समस्या है, एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है, संविदा के नाम पे ही सारे कर्मचारियों की तैनाती दी जाती है। जी। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक मिशन के रूप में लाया गया था भारत सरकार द्वारा 2005 में। लेकिन जी। 2005 में जब लाया गया तो ये हुआ कि कुछ दिनों के लिए ये मिशन चलेगा, उसके बाद विभाग अपना काम करेगा और अपनी तैनाती करेगा। लेकिन आज के समय में जी। मिशन मिशन ना होके ये पूरा अभियान और उससे कहीं ये एक तरफ से नियमित रूप से परमानेंट कर्मचारियों से जो कार्य लिया जाना चाहिए वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लिया जा रहा है। तो वर्षों से लोग काम कर रहे हैं संविदा पर, और आज के समय में जो है रिटायर भी हो जा रहे हैं संविदा पे काम करते करते। और कहा जाता है, जो कि नियम भी है जी। कानून व्यवस्था में और लेबर लॉ का भी नियम है कि किसी भी कर्मचारी को 11 महीने से ज्यादा संविदा पे नहीं रखा जा सकता। अगर 240 दिन लगातार संविदा पर आप रखते हैं तो उसको आप नियमित करिए। लेकिन मिशन के नाम पे लोगों की तैनाती देकर सबसे ज्यादा शोषण इसी पे हो रहा है। ये तो बड़ी मुद्दे हैं। वही बात आती है कि अगर आप संविदा कर्मचारियों का कार्य लेते हैं तो उनकी वेतन के लेके कार्य होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा को लेकर काम होना चाहिए। स्थानांतरण नीति जैसे आई है अभी, स्थानांतरण नीति सबको मिला, लेकिन संविदा कर्मचारियों को उसका इंतजार करना पड़ रहा है कि इसके लिए उनके लिए अलग से कोई सरकार शासनादेश जारी करेगी, तब उनको इसका लाभ मिलेगा। वर्षों से बजट होने के बावजूद वेतन विसंगति अभी लंबित है। स्थानांतरण 10,000 12,000 में लोग घर से अपने 500 700 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं 10,000 की सैलरी में। ये सारे मुख्य मुद्दे हैं इस समय। जी। योगेश मोगा जी, आप तक आना चाहूंगी। ये यूपीएसआरएलएम के जो कर्मचारी हैं वो किन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखिए, नमस्कार पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके उनको भी सेम ही दिक्कतें हैं, क्योंकि जो आउटसोर्स को लेकर के जो नीति है या जो नीति का ना बना होना है वो सबके साथ रहता है। लेकिन मैं स्पेसिफिक यूपीएसआरएल कर्मचारियों के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्मी को ये कह करके ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा कि ये आउटसोर्स कर्मी है और इनको इनका हस्तांतरण किया जाना मिशन हित में नहीं है। लेकिन ये बेमानी बात है, क्योंकि जो बातें अन्य कर्मियों पे लागू होती हैं वो आउटसोर्स कर्मियों पे भी हैं। जबकि यूपी में एक दिक्कत और है कि कर्मचारी रियल में असली मायने में आउटसोर्स नहीं है। वो सरकार द्वारा ही उनसे सीधा काम लिया जा रहा है। उनकी भर्ती भी सीधे रूप से हुई है, लेकिन एक बीच में किसी पार्टी को डाला गया है और सीधे रूप से जी। वही पार्टी मतलब सीधे रूप से खुद ही संचालित करते हैं। लेकिन लाभ ना दिए जाएं, इसको लेकर के उन्होंने कोई ना कोई थर्ड पार्टी बीच में डाली है, जिससे उनका कोई रिलेशन होता नहीं। ना तो वो पार्टी परमानेंट होती है, मतलब वो जो जी। आउटसोर्स वो जो एचआरए में कंपनी है वो ना तो वो परमानेंट होती है, हर 10 महीने बाद 11 महीने बाद वो बदल दी जाती है। कर्मचारी वही रहते हैं और सिर्फ सिर्फ इन इस एजेंसीज के माध्यम से उनका शोषण होता है। जी। तो ट्रांसफर मतलब को देखा लेकर जाए के तो जी। मैं मुद्दे बता दूं। इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि पिछले 10 सालों से वही की वही है। कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई। 10 साल पहले कर्मचारी जिस वेतन पे भर्ती किए गए थे, जबकि उनकी जो एचआर पॉलिसी है उसमें हर साल 7% इंक्रीमेंट अनुमोदित था, लेकिन आज तक एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं दिया। महंगाई 60 से 70% बढ़ गई, लेकिन आज भी 10 साल पुराने वाले जो वेतन है उसी पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके सिवा हमारी पॉलिसी के अनुसार
इनको कुछ भत्ते दिए जाते थे। चलिए ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको लगातार लैपटॉप पे काम करना, फील्ड से काम करना, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो कुछ भत्ते थे सेल्फ लर्निंग करके कि लगातार अपने जो स्किल्स है उसमें इजाफा किया जाए, मोबाइल यूज किया जाए, और मोबाइल भत्ता और लैपटॉप भत्ता, इस तरह के भत्ते थे। उन भत्तों को रोक लगाई जानी थी मात्र 1 साल के लिए। शासन का आदेश आया कि मृत वीरता बरती जाएगी, और मृत वीरता बरती जाने के नाम पे जो शासन का लेटर था वो 1 साल के लिए था, और वो अन्य कर्मियों के लिए था जिनको एचआरए वगैरह अन्य लाभ मिलते थे। लेकिन उसका हवाला दे करके इन्होंने परमानेंट उनके वो भत्ते बंद कर दिए, जो इन हर एम्प्लॉय को तकरीबन 15-20% अमाउंट, सैलरी का अमाउंट, उसका नुकसान हुआ। तो कहाँ तो एक ब्लॉक कर्मी जिसको 31,000 के करीब मिलने थे, उसको वो क्या कहते हैं 25,000 पे पहुंच गया। तो उनका, और सबसे बड़ी बात है कि ये भत्ते किसी एक करंट डेट से बंद नहीं हुए, पहले उनकी देयता थी, यानी कि वो 1-1.5 साल से तो इसलिए नहीं दी गई कि फंड नहीं है, और जब फंड भी आया तो इस तरह से करके उसको बैक डेट से रोक दिए गए, यानी कि एरियर भी था उनका, और प्लस आगे के लिए भी भत्ते रोक दिए गए। जबकि अब इनको वापस रोकना चाहिए, क्योंकि 1 साल के लिए रोके जाने थे, सबके अन्य डिपार्टमेंट के वापस चालू भी कर दिए थे, लेकिन हमारे कर्मियों की वापस चालू नहीं हुई। इस तरह की दिक्कतें हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल और इंश्योरेंस, ये सभी का होना चाहिए, कोई भी आउटसोर्स कर्मी है, कोई भी कर्मी है, लेकिन इसको लेकर के स्पेसिफिक हमारी एचआर मैनुअल में लिखा है कि हर कर्मी का एक मेडिकल इंश्योरेंस होगा, जो मेडिकल इलाज करने प्रतिपूर्ति का काम करेगा, और एक जीवन बीमा, चाहे वो एक्सीडेंटल के रूप में हो, चाहे वो किसी आम बीमारी में हो। वो बीमा 10 साल पहले से देय है, हर कर्मी का पहले दिन से चालू होना चाहिए, लेकिन आज 10 साल होने के बाद भी मेडिकल और इंश्योरेंस अप्लाई नहीं किया, और उसको लगातार पेंडिंग रखा जा रहा है। और इसके साथ जितने हमारे तकरीबन 55 के कर्मचारी एक्सपायर हुए हैं, या फिर जो एक्सपायर हुए हैं उनको कोई लाभ नहीं मिला, 1 रुपए का भी प्रतिपूर्ति उनको परिवार को नहीं मिली। और इसके सिवा हमारे तकरीबन 3300 कर्मचारी हैं। 3300 कर्मचारी में से 3000 जो होंगे वो शादीशुदा होंगे, यानी कि पति पत्नी और 2 बच्चे, तो वो तकरीबन 12,000 लोग, और प्लस जो अनमेरिड हैं 400 के करीब, वो लोग मान लीजिए। तो इस तरह से तकरीबन 12,500-13,000 लोग जो हैं उनको मेडिकल बीमा का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फुल ईयर जो प्रीमियम राशि है 12 करोड़ रुपए के करीब, दोनों में मिला के वो बचाई, और आज तक इंश्योरेंस और मेडिकल लागू नहीं किया, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा हमारे कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको 4-5 मांगे बताई हैं। एक और छोटी सी जोड़ देता हूँ, हमारे यहाँ 33% कर्मचारियों से 100% कर्मियों का काम दिया जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ 10,160 लोग भर्ती होने थे यूपीएसआरएम में इस कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन मात्र 3500 कर्मी थे, जिसमें से 200-300 लोगों ने आए दिन शोषण से परेशान करके जॉब छोड़ी है, और वो प्रेशर भी इन पे पड़ा है, यानी कि 3200 लोग 10,000 लोगों का काम कर रहे हैं। तो उन पे क्योंकि ये मिशन है, कार्य की अधिकता रहती है, इसी दौरान मानसिक प्रताड़ना है, टेंशन रहती है, फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट, कोई एक महीना ऐसा नहीं जाता कि हमारे यहाँ 1 या 2 लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है, और फिर उसके बाद ब्रेन हेमरेज या जान जाना उनका आम बात है। जी, योगेश मोगा जी आप तक आऊंगी। योगेश उपाध्याय जी, इन्होंने बात की है मेडिकल इंश्योरेंस की और मृतक आश्रित वाले पैसों की, तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी है उनको इन सारी चीजों का लाभ मिल चुका है? जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2018 से भारत सरकार द्वारा बजट अनुमोदित किया गया था बीमा के लिए, जिसमें जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को चुनाव से पहले पत्राचार के माध्यम से घोषणा की एलआईसी किया गया है, जिसका जी, अभी तक प्रदेश से तो कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। लेकिन प्राप्त जी, जानकारी और उच्च अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि लागू हो गया है, जो भी मृत्यु हो रहे हैं उनके लिए फाइल मूव की जा रही है, सबको उसका लाभ मिलेगा। वहीं चिकित्सा बीमा की बात है, वो अभी मांग लंबित है, उस पर भी सहमति बनी थी कि चिकित्सा बीमा भी दिया जाएगा, इसके लिए अलग से कंपनी तय करके उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी उसका जी। कोई कार्रवाई पूरी नहीं हुई है।
जी, अगर बात करें ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारी सरकार के द्वारा ही बनाई गई थी। लेकिन जो अधिकारी हैं, वो इन सारी चीज़ों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कर्मचारी हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या लीडरशिप में कोई कमी आ रही है, इस वजह से ये सारी समस्याएँ हो रही हैं? देखिए देखिए जी, चलिए योगेश जी आप बोलिए। उपाध्याय जी। देखिए ये जो लीडरशिप की बात है, अगर आप मुखिया हैं घर के और कोई लापरवाही अगर हो रही विभाग में, तो जाहिर सी बात है लीडरशिप की ही कमी मानी जाएगी। लेकिन लापरवाहियां जी, दोनों तरफ से हो रही, लीडरशिप में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन कहीं ज्यादा कमियां ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि जो जी, चीजें हैं, जमीनी स्तर की हकीकतों से ऊपर चीजों से अवगत नहीं होना, जो एक तरफ की धारा बह रही है, ऊपर से कोई कार्रवाई होती है, नीचे तक आती है, लेकिन नीचे की धारा ऊपर की तरफ नहीं जाती है। जो संगठन का जी, कार्य है या जनप्रतिनिधि का कार्य है, उस पे लीडरशिप हमारा थोड़ा एंटरटेन कम कर रहा है। यही वजह है कि वो सही बातों से अवगत नहीं हो पा रहे हैं। जी। योगेश मोघा जी, आपका क्या कहना है इस बात पर? बिल्कुल उपाध्याय जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये दोनों तरफ से कमी हुई है, लेकिन पहले कमी जो हुई है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हुई है। मतलब प्रदेश में आउटसोर्स को लेकर के एक फिक्स नीति नहीं, और प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष की बात है कि आप आगे चल करके कर्मी रख रहे हो आउटसोर्स पे, लेकिन जिस पॉलिसी पे आप रख रहे हो वो पॉलिसी आपने सही से ड्राफ्ट नहीं की है। आज तक आप जी, देखेंगे कि एक आउटसोर्स या एक तरह के संविदा कर्मचारियों को एक पॉलिसी का लाभ मिलता है, दूसरों को नहीं है। एचआर पॉलिसी होने के बावजूद भी 10-10 साल तक उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बातों का तो स्वतः संज्ञान होना चाहिए था, या ब्यूरोक्रेसी को ऊपर तक पहुंचानी चाहिए थी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को अपने स्तर पे ही दबा के रखा, या कागजों में या फाइलों जी, में इधर उधर गुमराह किया। हमारे केस की बात करते हैं। जी, इस बार हमारा कार्य बहिष्कार चला काफी लंबा, तो उसमें भी यही चीजें हमने क्लियर की कि हम हर स्तर पर गए। हम अपने मिशन मुख्यालय तक से भी बातचीत की कि भाई कहाँ पे चीजें अटकी हैं। उसके बाद उन्होंने अगले पाले में बताई कि भाई वित्त विभाग में चली गई, शासन पे है, इसी हिसाब के उस पे है। फिर हम पॉलिटिकल उनसे भी मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिलना हुआ जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो जी, सब जितने भी स्तर है सब पे जाकर के हमने उनकी समझ समझी, उनके यहाँ से क्या अटक रहा है ये समझा, और वहां पे जो मिसकम्युनिकेशन था या जो दिक्कतें थी उसको जा करके डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको वहां से सॉल्व कराया। तो चीजें आज हमारी सॉल्व होने के कगार पे हैं। लेकिन सॉल्व हो जाने के कगार पे होना और सॉल्व हो पाना अलग अलग है। तो अब जी, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने दिखाया कि हमें संज्ञान में नहीं था या कुछ चीजें फंसी थी। पॉलिटिकली एग्जीक्यूशन ने दिखाया कि हमारे संज्ञान में नहीं आया अभी तक। तो हमने दोनों के जी, संज्ञान में डाला, दोनों को चीजें डाल दी। और अब वो एक यहाँ पे चीज अटकाई कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद तो जी, इसका खैर बहुत जल्द हम आपके माध्यम से भी बताएंगे कि जो तख्ती थी उनकी कि अब ये चीजें हो सकेंगी। हमारी गवर्निंग बॉडी की बैठक होनी थी, जो कि इन्होंने इलेक्शन के बीच में कराया, जिससे क्या हुआ कि एमसीसी लागू होने की वजह से उस चीजों पे निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन अब इसी महीने में जीबी की बैठक होनी है और उस पर स्पष्ट निर्णय आ जाएंगे। तो ये क्लियर भी पता लग जाएगा कि ये चीजें कहाँ अटकी हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी जी, नहीं चाह रही, वो तो हमने पत्राचार आगे बढ़ाया है। लीडरशिप, टॉप लीडरशिप उस पर क्या लेती है, या फिर वो जानबूझ करके इसको घुमा के रखती है कि हम कुछ को देंगे तो सबको देना पड़ेगा, और आउटसोर्स कर्मियों को अगर हमने देना शुरू किया तो फिर जो एक नीति रखी गई है कि बहुत कम में हम बहुत कम पैसों में लोगों को ले आएंगे, मतलब जितने पैसे में हम जी। योगेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। योगेश उपाध्याय जी, जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, वो एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसमें महज कुछ वक्त लगता है, जिससे इजीली ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अभी बेसिक शिक्षा विभाग की, सॉरी जो रिया जी, हाल ही मैं का आपकी मुद्दा बात है, सुन नहीं पा रहा एक हूँ। साल से लगभग शिक्षक परेशान थे मैं कट के अंतर जुड़ता हूँ, जनपदीय मुझे पारस्परिक लगता है आपकी आवाज स्थानांतरण के लिए, और लगातार सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराते चले थे। फिर भी आज भी जब उनके लिए आदेश जारी हुआ तो महज रिलीविंग का आदेश जारी हो पाया है। तो आपको क्या लगता है, सरकार जो कर्मचारियों को ट्रांसफर को लेके इतना ज्यादा शोषण क्यों करती चली आ रही है? देखिए सरकार का जो सोचना है कि कर्मचारी अपने इच्छा के अनुरूप तैनाती पाएगा या गृह जनपद में तैनाती पाएगा, तो वो अपने मनमानी तरीके से कार्रवाई काम ना करेगा और काम में लापरवाही करेगा, और ऐसे मतलब जो सरकार जी, की नीतियां हैं
के अनुरूप कार्य नहीं जी करेगा। इस वजह से वो नहीं चाहते कि एक स्थान पे लगातार काफी दिन तक कोई टिके और अपने गृह जनपद से दूर रहे। ये बात तो हो गई नियमित कर्मचारियों की। उसमें भी चीजें ऐसी हैं कि आपके पास इतने नीति नियम कानून है, समय पड़ने पे कभी आप ही के यहाँ चर्चा हुआ था, चैनल के माध्यम से हम लोग बात कर रहे थे जी कि जब वर्तमान सरकार ऐसी है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी कार्रवाइयां की गई हैं। तो ये नीतियां जी इतनी हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शोषण करने के बजाय उनपे थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है। अगर कोई गलत है, एक आदमी की गलतियों से लाखों लोगों का नुकसान कराया जाना उचित नहीं है। ये तो बात हुई नियमित कर्मचारियों की। वहीं जी जब हम लोग बात संविदा कर्मचारियों की करते हैं तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती जो है गृह जनपद में होनी चाहिए। और जो जी एडवर्टाइजमेंट आता है, जो विज्ञापन होता है संविदा कर्मचारियों का, उसमें ये भी लिखा रहता है कि गृह जनपद के लोगों को प्राथमिकता भी दी जाए, कि वहाँ के लोकल लोगों जी को नौकरियां ज्यादा मिले, जिससे वो वहाँ पे चूंकि सारी सुविधाएं कम होती हैं तो अच्छे से कार्य कर सके। और जी चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। उनका ये भी कहना था कि संविदा कर्मचारियों को उनके गृह जनपद भेजा जाए। मगर जी उनके कहने के बावजूद भी विभाग के द्वारा स्थानांतरण पर न तो चुनाव से पहले कोई कार्यवाही हुई। वर्तमान में अभी कल ही नियमित कर्मचारियों के लिए जो नीति आई है स्थानांतरण की, उसमें कुछ स्पेशल केस रखे गए हैं। उसी जी प्रकार से एनएचएम में भी हमने आज पत्र लिख के अनुरोध किया है कि संविदा कर्मचारियों की पूर्व की भांति जो है 2017 में रिक्त पदों पर स्थानांतरण किए गए। 2012 में ऐसा हुआ था कि सबसे चॉइस लिए गए 3-3 जिलों के, उनको उठा के एक साथ ही उनके गृह जनपद के समीप या आसपास भेज दिया गया। भारत जी सरकार समय समय पे कहा है कि एनएचएम के कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, तैनाती उन्हें उनके घर जी के नजदीक दी जाए। इसका लाभ अन्य प्रदेशों में भी मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें जी हैं जो विभाग के आला अधिकारी हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं ऐसी चीजें। उसका दुष्परिणाम सरकार को झेलने को मिलता है, उसका विरोध सरकार को देखने को कर्मचारियों के माध्यम से मिलता है। इसलिए जी सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी योगेश मोघा जी, अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की, तो उनमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये बात नहीं समझ पा रही कि जरूरत से ज्यादा निजीकरण जो है वो कर्मचारियों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। आपने बोला कि ये कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं आपको इससे पहले बताना चाहूंगा ये सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जी उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो जो हमें उस प्रोजेक्ट से या उस योजना से जो आशा थी, जो हमें परिणाम चाहिए थे, उनको परिणाम नहीं लेने देगा। जब ये किसी भी संगठन का या किसी भी एक बॉडी का, डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। जी तो यदि आप ह्यूमन रिसोर्स पे काम नहीं करेंगे, आप उनको तंग रखेंगे या उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो एम्प्लॉय सैलरी में जॉब में आने के बाद जो उम्मीद करता है कि हम इन बिंदुओं पे उसको कुछ लाभ मिलेगा, वो सब नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है उसका मनोबल टूटता है और वो अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाता। तो कर्मचारियों जी का हित है, लेकिन इससे ज्यादा उस डिपार्टमेंट या उस जो क्या कहते हैं संगठन है, उसका जी नुकसान होता है। और अगर उसका जी नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है जो ग्राउंड पे गरीब किसान, बेरोजगार या जो भी लाभार्थी रहेंगे उनका नुकसान है, क्योंकि योजना उस तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाती जिस तरह से वो योजना उन तक पहुंच करके उनका लाभ देना। जी योगेश उपाध्याय जी, ये सारी समस्याएं जो है एनएचएम में बनी हुई, इसी के साथ अभी योगेश मोघा जी ने बताया कि इनके भी विभाग में कुछ ऐसी ही समस्याएं बनी हुई, तो इन सारी समस्याओं से निजात कैसे पाया जा सकता है जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो और कर्मचारियों को भी कोई नुकसान ना हो? जी, निजात के लिए सबसे वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हुए विभागीय मंत्रियों को या उनको इस पे या तो स्वयं समय दे सके तो बेहतर है, नहीं तो विभागीय मंत्री को थोड़ा सा खुला हैंड जी छोड़ना पड़ेगा कि इसकी कार्रवाई कर सके, जिससे जी सबसे आसानी से ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता है। जी
योगेश मोगा जी, अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे पेपर लीक की बात की थी। वो तो हो गई कि जो युवा है उनकी बेरोजगारी को हटाने के लिए और रोजगार के लिए किया था। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनके हित में कुछ सारी चीजें की जाएंगी, जो अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं उनको भी कुछ ठीक किया जाएगा जिससे कर्मचारियों का हित हो सके। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये सारी चीजें जो देखने को मिली और सारी चीजें हुई चुनाव के तुरंत बाद, तो चुनाव में इस बार जो दुष्परिणाम देखने को मिला है उसकी वजह से किया गया है या फिर कर्मचारियों के हित में सच में सोचा जा रहा है? देखिए, इलेक्शन के बाद तो निश्चित रूप से इस बात का फर्क पड़ा है, क्योंकि जब वोट प्रतिशत गिरा है, कर्मचारी भी कहीं ना जी। कहीं एक वोटिंग परसेंटेज में आते ही हैं, और उनका भी परिवार है, और उनके भी आसपास के लोग हैं, या उनकी भी प्रभावित करने की क्षमता रहती है। ठीक है, तो जी। निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ा है, और उसी उसी का उसके बारे में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन जी। अ, ये एक बहुत जरूरी कदम है जो सरकार किसी भी तरह से उठाए, चाहे वो अब चेते या पहले चेते, वो कदम उठाने चाहिए। और कर्मचारी, मतलब देखिए, जीवन में एक बड़ा आयाम है, क्या कहते हैं, रोजगार। मतलब एक आदमी जी। जब वो रोजगार प्राप्त करता है, वही जीडीपी में भी हिस्सेदारी रखेगा, वही कहीं ना कहीं वोटर भी है। तो ये समझ लीजिए जी। पूरी एक चेन जुड़ी है। जब एक तबका जी। आपका संविदा के थ्रू आता है, या एक तबका आपका आउटसोर्स के माध्यम से आता है, किसी भी तरह से वो सिस्टम में आता है, आपका काम करता है, तो उसको लेकर के एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। वो इस तरह से नहीं रोकी जा सकती कि क्या कहते हैं, हमें मालूम नहीं था, या वोट कम आ जाएंगे तब हम उस पर ध्यान देंगे। आप सबकी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, आपको हमने चुना है, बार बार चुना है, और आपका ये नैतिक दायित्व भी है कि आप खुद से संज्ञान लें। अगर ऐसा सिस्टम बन गया है जो ऊपर तक बातें नहीं आने देना चाहता, तो आप कर्मठ हैं, और अपनी क्रियाशीलता की वजह से जाने भी जाते हैं। आप उन चीजों को खुद ही संज्ञान लेकर के, और जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उनको दूर करें। और इसी क्रम में हुआ भी है अभी। हर डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं, प्रधान सचिव जो हैं, वो उनको बुला करके और उनकी गहन समीक्षा की गई है, और उनकी आगे की कार्य योजना समझी गई है। अब कार्य योजना में उन्होंने एचआर को देखा या नहीं देखा, कर्मियों के मुद्दों को नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो मेरी उनसे भी अपील है, या आपके माध्यम से जहां तक भी बात पहुंचे, कि भाई, जब आप जी। किसी पेड़ को हरा भरा करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ सुधारना चाहते हैं, उसकी जड़ को पानी देना पड़ेगा। तो अगर किसी संगठन को, किसी डिपार्टमेंट को सुचारू चलाना चाहते हैं, उससे आप आशातीत सफलता चाहते हैं, उसकी प्रगति चाहते हैं, तो उसके कर्मियों को आपको देखना पड़ेगा। वो उनके कर्मियों का शोषण होता रहे, उनके लिए कोई नीति ना हो, या जो उनको कमिट किया हुआ है वो सब चीजें ना मिले, तो कर्मी, तो आप वो महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो। जी। जी। योगेश उपाध्याय जी, आप लोग जनहित के लिए काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, फिर भी जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। तो ऐसे में आपके साथी जो है वो कभी कभी उनका मनोबल कम होने लगता है, वो परेशान होने लगते हैं। तो ऐसी सारी चीजें ना हो इसके लिए आप अपने साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, संगठन हमारा जो है एक भारतीय मजदूर संघ संबद्ध संगठन है, जो आरएसएस का एक अनुसारी संगठन है। हम लोगों का जो उद्देश्य यही है कि सर्वप्रथम राष्ट्र हित है, उद्योग हित है, और फिर कर्मचारी हित है। उसी उद्देश्य को लेते हुए हम लोग कार्य करते हैं। और कहीं पे कर्मचारी अगर कार्य को लेके या किसी प्रकार से परेशान होते हैं या भटकते हैं, तो राष्ट्र हित के और उद्योग हित के क्रम में उनसे हम लोग वार्ता करते हैं, समझाते हैं, और चीजें चर्चा करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाधान होंगी। और पहले से हुई हैं, जैसे कि बीमा का लाभ मिला है और भी चीजें हुई हैं, उसी प्रकार से समय से वेतन मिलना हुआ है, या कुछ रॉयल्टी बोनस वगैरह रुके तो वो भी मिले हैं। तो धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होगा। और एक साथ सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, इसी तरीके से चर्चा करके उनको हम लोग समझाते रहते हैं। और अपने संगठन के जो उद्देश्य है, उसके क्रम में सामाजिक हित में, समाज हित में, विभाग हित में काम करते रहते हैं। जी। योगेश मोघा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कर्मचारियों के बीच में जो इतनी सारी समस्याएं, आप लोगों का वेतन रोक दिया गया था, एचआर पॉलिसी जैसी बातें हुई जिससे कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हुए और बहुत ज्यादा घातक चीजें भी हुई थी, इस बीच में आपके जरिए ये बातें पता चली थी। तो आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? प्लीज कम शब्दों में अपनी बात पूरी करिएगा। जी, देखिए, संदेश
योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को सिस्टम में रहना है, सिस्टम में रह करके अपनी बात रखनी है और शांतिपूर्ण तरीके से ही चीजें रखी जानी है। और कुछ चीजें आगे बढ़ी भी हैं, तो जब इतना धैर्य रखा है आपने, 10 साल धैर्य रख लिया है, तो कुछ दिन का धैर्य और सही और चीजें बेहतर होंगी। थैंक यू। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं जो वो लंबे समय से काफी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन अब कई सारी समस्याओं का निवारण हो चुका है। और जो कर्मचारी, उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो हमारी सरकार है, वो जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं को हल करेगी और कर्मचारियों के हित में काम करेगी। आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे टन टीवी।